Hello students, today we are going to study class 6 social science chapter 2nd part 2. So in the previous lectures we have completed till Mesolithic period till here, and today we are going to start from here. Okay, so let's begin. So there is, after Mesolithic age there is Neolithic age. So Mesolithic age is from 12,000 to 10,000 BCE. Neolithic age is from 10,000 to 4,000 BCE. For a very long time, man led a nomadic life. At that stage, he was a food gatherer and a hunter. About 12,000 before Christ era, he began to produce his own food and led a settled life. He began to domesticate plants and animal. This new stage in his life is called a New Stone Age or Neolithic Age. The beginning of farming, domestication of animal and manufacturing of pottery marks the beginning of New Stone Age. The silent feature of Neolithic Age are as follows. So यहाँ से यहाँ तक में क्या है, न्यूलिथिक एज का जो टाइम है वो कब से कब तक है, 10,000 BCE से लेके 4,000 BCE तक. ठीक है. और इस पीरियड में क्या था कि इससे बहुत शुरू से समय से आदमी जो था, इंसान था, वो नोमैडिक था. मतलब उसका घर नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था. ठीक है, भटकता रहता था अपने. क्यों भटकता था? क्योंकि वो फसल लगाना नहीं जानता था, फूड गैदर करता था और हंटिंग करता था. ठीक है. अबाउट 12,000 BCE ही प्रोड्यूस हिज ओन फूड एंड सेटल्ड. अब 1200 के बाद क्या हुआ, 1200 BCE के बाद उसने खुद ने अपनी फसल लगानी चालू कर दी और सेटल होना शुरू कर दिया. अब ही बिगेन टू डोमेस्टिकेट. सो इसने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे, डोमेस्टिकेशन प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोट्री. पोट्री मतलब मटके वगैरह और मिट्टी से बनाने वाली चीज़ों का बनना शुरू हुआ. और यहाँ से क्या शुरू हुआ, नया स्टोन एज. तो लैटिन भाषा में नया स्टोन एज को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज. ठीक है, इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज. तो अब इसके अपन को एविडेंस कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इसके क्या क्या फीचर है. तो ये अपन बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है. तो भाई आर्कियोलॉजिकल फीचर है, नियोलिथिकल कल्चर, आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ नियोलिथिकल कल्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया लाइक बुर्गजम इन कश्मीर, चिरंद इन बिहार, कुजई इन उड़ीसा, पियमपाली इन तमिलनाडु, पीगल इन आंध्र प्रदेश, मस्की एंड ब्रह्मगिरी in Karnataka and etc. Archaeological remains found around Tiruveli and Tuticorin are also related to Neolithic age. सो इस ज़माने के अपन को एज जो भी एविडेंस है इन सब जगह से मिलती है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या अपन को बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग कहाँ से पता लगा. तो ड्यूरिंग दिस एज मैन बिकेम अ फूड गैदरर एंड स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ. मैन लर्नड अबाउट हिज एनवायरमेंट. He observed how seeds coming in contact with soil and water and germinate grow into plants. This was the beginning of agriculture. Wheat and barley were the first crop grown by early men. So what are the crops grown by the early men? Wheat and barley. He started to grow plants that give him food in his hunter gatherer day. So इससे पहले जो भी समय था वहाँ पे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता था. अब इंसान सेटल हो गया और अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है. इसकी वजह से क्या होता है, इसने क्या ऑब्ज़र्व करा कि उस इंसान ने क्या ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि अब जब सीड ज़मीन के मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो पानी लगने से वो कैसे जर्मिनेट होता है या कैसे उगता है. ठीक है. और यहाँ से उसने एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई. तो सबसे पहले वीट और बार्ली एक ऐसे फसल थे जो इंसान ने सबसे पहले लगाना चालू करा. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद अपन एक और यहाँ पे साइड में पॉइंट पढ़ते हैं डू यू नो में. तो द डॉग वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल दैट अर्ली मैंस डोमेस्टिकेटेड फॉर हंटिंग. सो डॉग्स जो थे शायद पहले एनिमल थे जिसको अर्ली ह्यूमन बीइंग ने डोमेस्टिकेट किया था, पालना शुरू करा था हंटिंग करने के लिए. ठीक है. फिर क्या आता है, फिर आता है हर्डिंग. अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन ही ऑल्सो बिगेन domesticating useful animal such as dogs, sheep, goat, pigs, cow, etc. This animal provided him meat, milk and hides. Beginning of settled life. फिर क्या हुआ, settled life शुरू हो गई. With this food supply now within his reach at all time, man stopped being a nomad. He now lead a settled life in village, mostly along river banks. There was
वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो प्लेंटी ऑफ फिशेज विच सर्व्ड एज अ फूड। फिर क्या था, टूल्स एंड वेपन। सो ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज मैन कंटिन्यू टू मेक tools out of stone, but there were marked improvement in their shapes, sharpness and polish. Axes were made out of granulated stone pieces and sharpened edge. The synth was made of a sharp thin stone fitted with a wooden handle. Hammer were made with a wooden handle. Bow, arrow and spear were the chief weapon. Some Neolithic tools were found in Adinachalur in Tamil Nadu and Halur in Karnataka are kept on display in museum. सो इस ज़माने में इंसान टूल्स भी बनाने लगा था और वेपन्स भी बनाने लगा था। टूल्स ये सब किस चीज़ से बनता था, सब कुछ स्टोन से बनता था। उस ज़माने में आयरन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इस एज को क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। क्यों स्टोन एज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एज में, इस समय सिर्फ पत्थर इंसान जानता था, सिर्फ इसी के बारे में जानता था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आयरन एज के बारे में, कॉपर एज के बारे में, ये सब पढ़ेंगे जब उस समय कॉपर की और आयरन की खोज हो चुकी होगी। मगर इस समय इंसान सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में जानता था और हर चीज़ इससे बनाता था। तो उसमें लकड़ी का हैंडल लगा के वो हथौड़ी भी बना देता था और कुल्हाड़ी भी बना देता था। उस ज़माने के सबसे खतरनाक जो वेपन्स थे वो सब क्या थे, तीर थे, बोस थे एंड स्पीयर थे। ठीक है, और एक आज भी क्या बोलते हैं, नियोलिथिक जो भी टूल्स थे, अदनाचलूर करके एक जगह है तमिलनाडु में और हल्लूर है कर्नाटका में, यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी हुई है। ठीक है, और क्या बड़ी बात थी इस ज़माने की, इन्वेंशन ऑफ व्हील। सो इट वाज ड्यूरिंग द स्टेज दैट मैन इन्वेंटेड द व्हील। It was used to make earthen pottery. Later, it was adopted to fit on carts. This revolutionized the movement of people and good. It also led to the art of spinning. The invention of wheel is thus considered to be the landmark in human history. So, सबसे पहले इन्वेंशन व्हील का क्यों हुआ था कि पोट्री में काम करने के लिए, पोट्री मतलब मिट्टी के घड़े वगैरह बनाने के लिए काम हुआ था। धीरे धीरे उनने उसको क्या किया, कार्ट्स मतलब रथ और गाड़ियों में वगैरह लगाना शुरू करा और उसके मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को खींच के वो लोग यूज़ करने लगे। इस चीज़ ने उस ज़माने में एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया कि उस ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ें जाने में, लेके जाने में बड़ी मुश्किल होती थी। तो जब व्हील का खोज हुआ तो उसने दुनिया को बदल के रख दिया। ठीक है, तो रिलीजियन के बारे में बात करते हैं। आखिरी में क्या था, रिलीजियन। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द बिगिनिंग ऑफ religious ideas in man. Man was always in awe of the mysterious forces of nature. He always afraid of thunder and lightning. He could not explain the rising and setting of sun and moon, change of season, etc. He started worshipping various forms of nature out of fear. Later, man concluded that God were responsible for natural phenomena and conceived the existence of sky god, earth goddess, and god of thunder, etc. In courses of time, people of all creatures started worshipping imaginary god representing natural forces. Tree and animal were also worshipped. Some of them were useful while others were considered sacred. Death was thought to be the journey into another world from which no one returns. So many things of dairy were put in a grave when the dead were buried. सो रिलीजन के बारे में क्या नोट था इस ज़माने में, कि इस ज़माने में चीज़ों के बारे में इंसान जानता नहीं था। मिस्टीरियस चीज़ें थी उस ज़माने में, जैसे कि बादल गरजना, बिजली गिरना, ये सब से इंसान डरता था क्योंकि इसके बारे में वो जानता नहीं था ये सब कहाँ से हुआ, सूरज क्यों ढलता है, सूरज कैसे उगता है, मून के साथ भी सेम, और ऐसे ही वेदर कैसे चेंज होता है, इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो इन सब चीज़ों से डर के मारे उसने क्या किया, सबको एक डोमिनेटिंग फिगर बना दिया और उसको एग्जिस्टेंट क्या किया, उसको गॉड की तरह पूजने लगा। ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि इतनी बड़ी फोर्स है, तो ये कोई बड़ी फोर्स है और ये अपन को चला रही, तो उसने उसको गॉड की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, सो इसी समय था जब लोगों ने ट्रीज एंड एनिमल्स को भी वर्शिप करना स्टार्ट किया। सम ऑफ देम वेर यूजफुल, वेर कंसिडर सेक्रेड, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी वो बहुत काम की थी, उन सबको सेक्रेड माना जाता था, मतलब पवित्र माना जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ इस ज़माने में, एक और चीज़ के बारे में पता लगा कि अब जो मृत्यु थी, मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, इसके बारे में लोगों ने मानना शुरू करा। और जब किसी को दफनाया जाता था तो उनके साथ में उनकी पसंदीदा चीज़ें भी रख देते थे, ये मानते हुए कि ये अभी भी फिर से जी उठेंगे तो ये सब यूज़ कर सकें। ठीक है,
फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। सो अपन को यहाँ पे एविडेंस ऑफ ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकल एनिमल और इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइड, अपन को पता लगेगा कि ये यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसकी मदद से अपन ये पता करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कहाँ कहाँ आज भी पाई जाती हैं, मतलब अपन को कहाँ से मिली थी, नियोलिथिक साइट्स कहाँ है। तो शीप, गोट, कैटल, वीट और बार्ले, ये सब के बारे में कहाँ से पता लगता है, मेहरगढ़ से पता लगता है, जो कि आज पाकिस्तान में है। राइस और एनिमल बोन उस ज़माने के अपन को पता लगता है कि राइस और एनिमल बोन्स वगैरह कहाँ मिलते थे, ये अपन को मिले थे कोल्दिवा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। राइस, हूफ मार्क ऑफ कैटल्स ऑन क्ले सरफेस। हूफ मतलब जो कैटल मतलब भेड़ बकरियों के पंजे होते हैं, जो नीचे निशान होता है, पंजे नहीं मतलब जो उनके जो सबसे नीचे जो चीज़ होती है जिससे ज़मीन पे वो चलते हैं तो इम्प्रेशन बनता जाता है, वो सब कहाँ पाए जाते हैं आज भी, महागरा में, उत्तर प्रदेश। वीट एंड लेंटिल मतलब जो गेहूँ और दाल वगैरह कहाँ पाई जा गई है उस ज़माने की, कश्मीर में। कहाँ, गुफक्रल में। ठीक है। वीट, लेंटिल, डॉग, शिप, गोट, बफेलो, ये सब कहाँ पाई गई है, बुरगाहोम में। कहाँ पे, ये कश्मीर में। ठीक है। बुरज़ाहोम में। ठीक है। सो आप इसमें सबसे अलग क्या बात है, आपको शीप गोट तो पहले भी मिला था, यहाँ अपन को डॉग के बारे में पता लगता है। ठीक है। डॉग अभी तक नहीं मिला था, डॉग बहुत रेयर जगह में मिला था, वो कहाँ पे था, बुरगाहोम में। ठीक है। सो वीट, बार्ली, ग्रीन ग्राम और बफेलो और ऑक्स वगैरह कहाँ मिले थे, ये चीरन में मिले थे, बिहार में। ठीक है। मिलेट, शीप, गोट, पिग, ये सब हल्लूर, आंध्र प्रदेश में मिले थे। और ब्लैक ग्राम मतलब काली दाल, मिलेट और शीप और पिग कहाँ मिले थे, पीएमपल्ली में मिले थे। ठीक है। इसके बाद आता है चैल्कोलिथिक एज, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, चैल्कोलिथिक एज। ठीक है। चैल्कोलिथिक एज अपन क्यों बोलते हैं, अब अपन ने इससे पहले स्टोन एज पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे अपन बोलेंगे चैल्कोलिथिक एज, क्योंकि यहाँ पे अपन कुछ और डिस्कवर करने वाले हैं, देखते हैं क्या है वो। ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ मेटल, तो यहाँ पे अपन मेटल का डिस्कवर करने वाले हैं। तो सम प्रिमिटिव मैन यूज स्टोन टूल्स, दिस पीरियड इज नोन एज स्टोन एज। The Neolithic people made rapid progress, which included the invention of wheel. They started living in villages along river banks. Soon they discovered a soft and reddish metal called copper. So यहाँ पे इंसान ने सबसे पहले किस मेटल का खोज किया, कॉपर का। ठीक है, कॉपर का खोज किया। जो कॉपर था इसका खोज करा, और इस ज़माने में रेडिश कलर का होता था, सॉफ्ट होता था। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या चालू होगा, चैल्कोलिथिक एज। ठीक है। एंड बिगेन टू यूज़ इट फॉर मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स। हाउएवर स्टोन टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड। दिस पीरियड इज नोन एज चैल्कोलिथिक पीरियड। इन इंडिया कॉपर वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हजारीबाग एंड सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड सम प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। सो कॉपर जो था, इसको अब जब स्टोन से टूल्स वगैरह बनाना मुश्किल हुआ तो अब उनने बोला ये मेटल मिला है। मेटल से क्या होता है, उसको ढालने में बहुत आसानी होती है। मेटल आप देखोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मार मार के किसी भी शेप में ला सकते हैं। ठीक है। तो उससे बड़ी आसानी होती थी। पत्थर को बनाने जाते थे तो वो यदि टूट जाता तो पूरा फेंकना पड़ता था। अब यदि मेटल यदि आप बना रहे हो तो उसको धीरे धीरे ढाल सकते हो किसी भी शेप में। ठीक है। सो यहाँ से, और अपन कॉपर वाले एज को क्या होते हैं, चैल्कोलिथिक एज। तो पहले क्या, स्टोन एज, देन चैल्कोलिथिक एज, इसके बाद आएगा आयरन एज। ठीक है। सो कॉपर का यहाँ पे खोज हुआ, इससे अपन टूल्स एंड यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह बनाने लगे। ठीक है। और आज भी कॉपर की उस जमाने में भी और आज भी कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हजारीबाग और सिंघभूम में। ये कहाँ पे, झारखंड में। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जगह कॉपर पाया जाता है, जैसे बालाघाट है और डिफरेंट जगह है, यहाँ पे कॉपर पाया जाता है। ठीक है। So the discovery of copper brought far-reaching changes in man's life. Later on, another metal, zinc, was discovered. Man mixed copper and zinc and created a bronze. Bronze was harder than copper. Soon, bronze began to be used for manufacturing weapons and agriculture tool. Chalcolithic age is also known as called Bronze Age. So अब क्या हुआ कि इंसान ने एक और चीज़ का खोज किया। पहला क्या था, कॉपर। पहला मेटल क्या था, कॉपर। इसके बाद इसने किस चीज़ का खोज किया, इसके बाद इसने खोज किया जिंक का। ठीक है। कॉपर और जिंक का खोज किया, और इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है ब्रोंज। तो उसने क्या किया, इन दोनों को मिलाया और क्या बनाया, ब्रोंज बनाया। ब्रोंज की क्या खासियत थी कि ये थोड़ा हार्ड होता था कॉपर से। ठीक है। तो इससे अपन यदि कुछ चीज़ बनाते थे तो उसका थोड़ा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा था, उससे अपन किसी चीज़ को मारते थे तो वो चीज़ टूट जाएगा मगर अपना मेटल थोड़ा कम नुकसान होगा। सो लोगों ने प्रेफर किया ब्रोंज का बनाना।
तो यहाँ से ब्रोंज एज भी चालू हुआ। ठीक है। सो मैं अब क्या था कि इस ज़माने में जो इसलिए चैल्कोलिथिक एज को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा ब्रोंज एज भी बोलते हैं, क्योंकि चैल्कोलिथिक एज में कॉपर से अपन ने जिंक मिला के ब्रोंज भी बनाया था। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एक्सेस एंड नाइफ मेड ऑफ कॉपर और ब्रोंज हैव बीन फाउंड इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया सच एस ब्रह्मगिरी नियर मैसूर एंड नवदतोली ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। सो यहाँ पे अपन को आज भी बहुत सारी जगह पे पुराने ज़माने के कुल्हाड़ियाँ और चाकू मिलते हैं। कहाँ पे? ब्रह्मगिरी, कहाँ पे? ये मैसूर में। और दूसरा क्या है? नवदतोली, ये कहाँ पे है? नर्मदा के नदी के किनारे। ठीक है। सो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कॉपर सबसे पहला मेटल था। जैसे आपने देखा सबसे पहले क्या ढूंढा था? कॉपर। सो कॉपर सबसे पहला मेटल था जो इंसान ने ढूंढा है। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे क्या है? केस स्टडी है। सो यहाँ क्या है कि केस स्टडी ऑफ डेक्कन पैलियोलिथिक कल्चर। सो डेक्कन मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि इंडिया का मैप ऐसे ऐसे करके जो बनता है, जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं डेक्कन। ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे के एरिया को डेक्कन कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि 3 जगह से इसकी हाइट बहुत ऊपर रहती है इसलिए प्लेट्यू बोलते हैं, और एक ऊपर वाली जगह होती है इसलिए, और ये डेक्कन मतलब एक स्पेशल टाइप के पत्थर से बना हुआ है इसलिए इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है। केस स्टडी करते हैं अपन डेक्कन के पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में। इन इंडिया अर्ली स्टोन एज साइट्स आर फाउंड इन कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड साबरमती इन गुजरात, नेवासा इन महाराष्ट्र, मलप्रभा एंड घाटप्रभा बेसिन इन कर्नाटका। सो इंडिया में जो स्टोन एज के जो अर्ली साइट्स थे ये सब कहाँ पाए जाते थे? कर्नूल में, भोपाल में, साबरमती, नेवासा और मालप्रभा और ग्रहप्रभा में। अब भोपाल बोलेंगे तो कहाँ? जैसे भीमबेटका आपने देखा है। ठीक है। यहाँ पे भी एक सबसे बड़ा जो पैलियोलिथिक पीरियड है इस ज़माने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ है? भीमबेटका केव्स। आप देखोगे इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह, आप कभी गए होंगे आपके फैमिली के साथ, सो आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत पुराने पुराने ज़माने के जो भी रॉक पेंटिंग्स हैं वो आज भी मौजूद है, जिसकी मदद से अपन को बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि लोग कैसे रहते थे। फिर आगे क्या लिखा है? चैल्कोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल यूज्ड बाय द पीपल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चेंजेस इन द क्लाइमेट। सो जो चैल्कोलिथिक पीरियड, जो पैलियोलिथिक एज पीरियड है, पैलियोलिथिक, उसके बाद क्या आया? चैल्कोलिथिक। ठीक है। पैलियोलिथिक के बाद क्या आया? चैल्कोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब स्टोन से जो रिलेटेड था इसलिए उसको अपन पैलियोलिथिक बोलते थे। ठीक है। सो पहले अपन इसको अपने 3 फेसेस में डिवाइड किया पैलियोलिथिक एज को। अपन उसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा कहते हैं अपर पैलियोलिथिक। ठीक है। सो अपन लोअर पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं। हैंड एक्स एंड क्लीवर यहाँ पे पाए गए अपन को। ठीक है। हैंड एक्स और क्लीवर्स पाए गए कहाँ पे? नेवासा में पाया गया, आदमनगर में, और दूसरा महाराष्ट्र में, दूसरा कहाँ है? हुंगसगी, गुलबर्गा, कर्नाटका में। फिर कहाँ पे पाया गया? फिर पाया गया अतिरामपकम, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। और फिर कहाँ गया? मालप्रभा और ग्रहप्रभा बेसिन कहाँ पे? ये कर्नाटका में। ठीक है। फिर अपन को मिडिल पैलियोलिथिक के टूल्स वगैरह क्या मिले? जैसे कि फ्लेक्स मतलब जो माइक्रो टूल्स होते थे। माइक्रो मतलब जब अपन बारीक बारीक से टूल बनाने लगे तो अपन को उसको माइक्रो टूल्स कहने लगे। ठीक है। इसके साइड्स कहाँ पे थे? नेवासा, समनापुर ऑन रिवर नर्मदा एंड साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर। फिर अपन तीसरा पार्ट जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक। यहाँ पे क्या हुआ? फ्लेक्स एंड ब्लेड्स बनाने लगे। ब्लेड्स के समझ रहे हैं ना, जैसे ब्लेड्स अपने ब्लेड्स होते हैं उस टाइप के, जिससे पत्थरों के बनाने लगे, जिसकी मदद से चीज़ों को काटने लगे, स्किन वगैरह को काटने लगे, इसलिए उसको ब्लेड्स बोलते हैं। इतना पतला नहीं बनाते थे, नुकीला बनाते थे, जिसकी मदद से वो लोग चीज़ों को काटने लगे। तो इसकी साइड्स कहाँ थी? बोरी, मोरागांव, इस्लामपुर एंड अतिरामपकम एंड ससवाद और नसरे एक्सेट्रा। फिर एक जगह के बारे में यहाँ पे बहुत स्पेशल मेंशन दिया है, हुंगस्की के बारे में, जो कि गुलबर्गा कर्नाटका में है। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन tools have been found from the Paleolithic side in Deccan. In particular, Hungski and Baichbal Valley in the Deccan have many Stone Age sites. At some site, a large number of tools made from limestones were found. It seems that the early people lived here for a long period and used this site as a habitation cum factory site. Altogether, about 200 sites have been noticed in this region. These stone artifacts are a valuable source of information. They shed lights on अर्ली मैंस लाइफ स्टाइल।
सो हुंगस्की के बारे में बताया कि ये एक चैल्कोलिथिक की बहुत ये पैलियोलिथिक साइट, एक बहुत फेमस पैलियोलिथिक साइट है यहाँ पे, जो डेक्कन की सबसे फेमस साइटों में से एक है। और ऐसी कुछ और साइट है जैसे हुंगस्की और बाइकबल वैली है जो कि डेक्कन में पाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़े मात्रा में अपन को टूल्स मिलते हैं जो कि लाइमस्टोन पत्थर के बनाए गए हैं, ठीक है। सो लाइमस्टोन पत्थर होता है, उसका बनाए गए हुए टूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपने ध्यान दिया तो पता लगा यहाँ हैबिटेशन तो है ही, मतलब हैबिटेशन मतलब जहाँ लोग रहते हैं उसको कहते हैं हैबिटेशन, के साथ साथ फैक्ट्री जैसी साइट्स भी मिली उस ज़माने में। फैक्ट्री मतलब यहाँ पे चीज़ें बनाने लगे वो लोग, जैसे मिट्टी के घड़े बनाने लगे तो उसको फैक्ट्री बोलेंगे। ऐसा आज की जैसे फैक्ट्री नहीं, उस ज़माने में फैक्ट्री जैसी चीज़ों को अपन, मतलब जहाँ एक साथ बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता था उसको अपन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। सो आज कुल मिला के 200 से ज़्यादा जगह यहाँ पे पाई गई है और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी पाए गए हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल थे स्टोन के, ठीक है। फिर अगली केस स्टडी किस चीज़ के ऊपर है? अगली केस स्टडी है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज के बारे में, जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में है। जैसे ये इंडिया का मैप है, सो जैसे ये गुजरात एरिया है, नीचे का थोड़ा गलत बन गया, तो जैसे ये पूरा यहाँ पे भी एरिया है, तो इसमें बोला उनने कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ कहाँ पे होता है? नॉर्थ ऊपर होता है, और वेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो नियोलिथिक सेटलमेंट फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स आर नॉट ओल्डर देन 7000 BCE. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ न्यू स्टेज in Stone Age was the man now begin to cultivate food crops. Rice cultivation seems to have begun in India around 7000 CE, as the evidence from Belan Valley, Koldilwa suggests. Long before man became a farmer, he had to tame animals. Evidence from Kapruk in Afghanistan point towards domestication of sheep, goat, and cattle. However, the earliest evidence of agriculture Neolithic man comes from Indo-Pakistan region. The sites of Gumla, Rana Gudai, Angira, Mudigak, and Mehergarh yielded evidence of agriculture between 7000 to 5000 before Christ. When man became a farmer, his lifestyle changed drastically. Man now made better and improved tools. The Neolithic man not only used tools of polished stone but also tools and weapon of bones. सो नियोलिथिक एज अपन क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ एक नियो मतलब नया और लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है। सो नया स्टोन एज को क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे इंसान बहुत मॉड्यूलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंसान ने टूल्स के साथ साथ, जो स्टोन के टूल के साथ साथ बोन्स के टूल भी बनाने लगा था। और एक जगह अब यहाँ पे उसने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ वो फूड को गैदर करता था और हंटिंग करता था, मगर यहाँ पे वो खुद अपने क्रॉप्स को लगाने लगा। तो अब यहाँ पे अपन एविडेंस देखते हैं तो 7000 साल से पहले अपन को जो भी, मतलब 7000 साल ही हुए होंगे यहाँ पे जब लोग रहना स्टार्ट हुए, ठीक है। मतलब 7000 बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से 9021 साल पहले तक मान के चलो, ठीक है। सो राइस जो कल्टीवेशन था वो इंडिया में अराउंड 7000 बिफोर क्राइस्ट से चालू हुआ। कहाँ पे? बीलन वैली वगैरह में स्टार्ट हुआ, ठीक है। कहाँ पे? ये कोल्डिल्वा में, ठीक है। लॉन्ग बिफोर मैन बिकम फार्मर ही हैड टू टेम एलिमेंट। अब क्या हुआ कि जैसे फार्मिंग करने से बहुत पहले वो लोग, इंसान ने किस चीज़ पे पहले, कब टेम मतलब किस चीज़ पे काबू करना सीखा? जानवरों पे, क्योंकि कुत्तों के मदद से वो क्या करते थे? शिकार करते थे। और सबसे पहले कोई भी जानवर है तो वो डॉग्स ही हैं जो आज भी यूज़ होते हैं, और सबसे पहले दुनिया में जो यूज़ होते थे वो डॉग्स ही थे जिसके मदद से शिकार करे जाते हैं, ठीक है। इंसान ने यहीं से शुरू करा, फिर धीरे धीरे अलग अलग जानवर आए, जैसे शीप, गोट और कैटल्स वगैरह आए, भेड़ बकरी वगैरह। तो ये कहाँ पे इनके एविडेंस मिलते हैं? इसके एविडेंस मिलते हैं अफ़गानिस्तान में, ठीक है। आज के अफ़गानिस्तान में कुपरुक करके जगह है, वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? गुमला, राणा कुदई, अंजीरा, मुदीकक और मेहरगढ़ ये जो एरिया है आज पाकिस्तान और इंडिया के बीचों बीच है, अलग अलग जगह में। इनने बहुत सारे एविडेंस दिया कि 7000 से लेके 5000 BCE तक यहाँ पे फार्मिंग चली बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इंसान में फार्मिंग की तरफ ट्रेंड देखा गया। अब इसके बाद इंसान की लाइफ बहुत जम के चेंज होने वाली है, और वो लोग अलग अलग तरीके के टूल्स यूज़ करने वाले हैं, जो कि उसमें से कुछ पॉलिश्ड होंगे और बहुत सारे अलग अलग वेपन भी बनाएंगे बोन्स से। इनमें से कुछ एक साइट है मेहरगंज,
के बारे में पढ़ेंगे। नियोलिथिक साइट आर स्कैटर्ड ओवर वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। डिफरेंट साइट इवॉल्व्ड एट डिफरेंट टाइम्स। अमंग द अर्ली साइट मेहरगंज नियर क्वेटा, Baluchistan is the earliest known farming and pastoral settlement. This site shows continuity of settlement over a long period of time, from agriculture to urbanization. Archaeologists have found traces of huts or houses, evidence of wheat and barley, bones of cattle and sheep and goat, pit burial, etc. It is one of the earliest village of the subcontinents. Many kind of animal bones have been found in Mehergan. Houses were rectangular or square in shape, and each house has many compartments. Burial was a very common practice. The dead person was buried with goat, which was probably meant to serve as food for the next world. So एक मेहरगढ़ करके एक जगह है जो कि आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन को सबसे पहले साइन मिलता था फार्मिंग और पेस्टोरियल सेटलमेंट। पेस्टोरियल मतलब घा जो चराने वाले होते थे, इन सब के सेटलमेंट था उस ज़माने में कि वहाँ पे लोग रहते थे। और इस जगह में आज भी अपन सबसे ज़्यादा मतलब उस समय से लेके आज तक अपन, पहले तो एग्रीकल्चर था, फिर अर्बनाइजेशन हुआ, तो उस सब के एविडेंस अपन को सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और अपन आर्कियोलॉजिस्ट, जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, खोजबीन करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं, उन लोगों ने आज भी वहाँ पर खूब सारे घर वगैरह मिलते हैं, पुराने ज़माने की झोपड़ियाँ मिलती हैं। उसकी मदद से आज भी अपन को ये पता लगा कि वीट और बार्ले वहाँ पे होते हैं। और उन बहुत सारे अपन को भेड़ बकरियों के हड्डियाँ मिली हैं। और अपन ये मान सकते हैं कि ये सबसे पहले सेटलमेंट में से एक है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब एशिया में सबसे बड़े जो सबसे पुराना जो भी विलेज होगा उसमें से एक है मेहरगंज, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरीके के जानवरों के अपन को हड्डियाँ मिली थी। और घर भी जो होते थे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के होते थे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बनते थे। और यहाँ पे दफनाते थे लोगों को मरने के बाद में, और उनके साथ में जानवरों को भी डाल देते थे, जिसके अपन को ये पता लगता है कि ये लोग विश्वास करते थे कि लोगों के डेथ के बाद भी एक जीवन होता है। फिर एक और जगह है जिसके बारे में लिखा है, वो है बरजहम, ठीक है। बरजहम लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कश्मीर। बरजहम इज ए नियोलिथिक साइट। आर्कियोलॉजिकल 5 traces of pit houses, seeds of wheat, barley and lentils, and bones of animal. In Barzaham, people built pit house. Pit were usually circular in shape and plastered with mud. Pit houses were partially sunk into the ground as meant to protect from cold. Traces of cooking earth have also found inside and outside the hut. These people were acquainted with pottery making and making polished stone and bone tools. Buried remains of both human and animal, have been unearthed. In Barzaham, domestic dog were buried with their master. So अपन को बरजहम के बारे में पता लगता है, ये कश्मीर में है आज के टाइम में, ठीक है। एक नियोलिथिक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे अपन को पिट हाउसेस मिलते थे, मतलब गड्ढा खोद के घर बनाते थे और उसके ऊपर मिट्टी पूरा अंदर से उसको मिट्टी और गोबर से पूरा ढक देते थे, ठीक है। यहाँ पे अपन को गेहूँ वगैरह के, बारले के और दाल के सीड्स मिले थे, और एनिमल के खूब सारे बोन मिले हुए हैं उस ज़माने के, ठीक है। इसमें अपन ऐसे अपन लोग जो भी अंदर से पिट को अपन ज़मीन के अंदर इसलिए बनाते थे कि ठंड से बचने के लिए, ठीक है। और इस ज़माने में अपन को झोपड़ियाँ वगैरह भी खूब सारी मिली है उस ज़माने की। और पोट्रीज मतलब मटके वगैरह भी उस ज़माने के अपन को खूब सारे मिले हैं। और स्टोन्स वगैरह, बोन्स, टूल वगैरह, ये सब कुछ वहाँ पे उस ज़माने के मिले हैं। यहाँ पे ह्यूमन को भी ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था, और उसके बाद जब दफनाया गया और उसका आज खुदाई करके देखा गया तो पता लगा कि वो लोग इंसान के साथ साथ कुत्तों को भी, मतलब डॉग्स को भी उनके साथ दफना देते थे, जिसकी मदद से मतलब ये लगता था कि उसके मदद से अपने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता करा कि उनको डॉग्स वगैरह बहुत प्यारे होते थे, ठीक है। फिर लास्ट क्या लिखा है, दाऊजली हार्डिंग, ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे एक जगह है। तो ईस्ट ऑफ द इंडस वैली, Neolithic sites have been found here. In a hill of Assam, Deojali Harding was discovered by H.D. Sankalia. A large number of Neolithic stone tools, including mortar and pestle, have been found. Small polished stone tool, wood, and bones have also been found in this area, especially in the Chachar Hills, Naga Hill, and Garo Hill. Jadeite, a kind of stone, was used, which have been imported from Japan. So, इस टाइम ये जो जगह है ये कहाँ पे थी, आसाम में थी, इंडस वैली के ईस्ट में थी, ठीक है। यहाँ पे आसाम के जो हिल्स थे, यहाँ पे ये सिटी पाई गई है, जगह पाई गई है। वो किसने खोजा था, H.D. संकलिया ने,
ठीक है। एच डी संकलिया ने इस जगह को खोजा था। तो एच डी संकलिया ने इस जगह खोजा था और यहाँ पे क्या क्या मिला अपन को, बहुत सारे टूल्स मिले। मोटार मिला, मोटार मतलब जो मिक्सचर होता है पहले के ज़माने में दीवार बनाने के लिए जो मिक्सचर होता था ईंटों के साथ यूज़ करते थे, वो सब मिला। और यहाँ पे टूल्स वगैरह मिले, वुड्स मिले, बोन और वुड के टूल्स मिले। और यहाँ पे ये सब कहाँ मिले, स्पेशली जो चाचर हिल है, नागा हिल है और गारो हिल है, ऐसे 3-4 हिल है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे अपन को बहुत ज़्यादा मिली। और लास्ट में क्या लिखा है, जेडेलाइट करके एक टूल, एक स्टोन रहता है जेडेलाइट, जो कि चाइना से आता था उस ज़माने में। उससे भी टूल्स वगैरह मिले हैं कि वो, उससे पता लगता है कि चाइना से भी पत्थर वगैरह अपन इंपोर्ट करके फिर उसको तराशते थे। ठीक है। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग इसको फिर से रीड करें और इसके बाद वाले वीडियो में अपन इसका जो भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप इसको फिर से रीड करें, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर एक जगह को मैप में देख के लोकेट करने की कोशिश करें। थैंक यू।